एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर हमसे कहता है कि मेरा नाम यू जेंग फेंग है और मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ। और जब मैं बच्चा था तभी से 9 स्वॉर्ड ऑफ माउंटेन के जो मास्टर है उन्होंने मुझे डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट किया था। हालांकि जो 9 स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट है वो काफी छोटा सेक्ट है, लेकिन इसके आसपास के जो छोटे से विलेज है उसे ये सेक्ट प्रोटेक्ट करता है, जिसके वजह से मुझे खाने की और कपड़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी काफी खुशहाली से जी सकता हूँ तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। तभी हमें फेंग को दिखाया जाता है जो कि रोते हुए कहता है कि मास्टर आप मर नहीं सकते, अगर तुम मर जाओगे तो मैं क्या करूंगा। तभी हमारे फेंग के सामने उसके मास्टर की सोल को दिखाया जाता है जो कि हमारे फेंग से कहते हैं कि मैं किसी काम से बाहर गया था, तभी किसी ने मेरे ऊपर चुपचाप से हमला कर मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन उस लड़ाई में मैं काफी ज्यादा घायल हो गया हूँ जिसके वजह से मैं अब बच नहीं सकता। और मैं मरने से पहले ये जो स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों के ऊपर डालना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद फेंग मन ही मन में काफी खुश हो जाता है और कहता है कि एक सेक्ट लीडर बनना काफी अच्छी बात है, यहाँ पर जितने भी विलेजेस है उसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी फेंग की नजर उसके मास्टर के सोल के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद फेंग के गोटे मुंह में आ जाते हैं क्योंकि उसके मास्टर की सोल ऐसा लग रहा होता है कि अभी गायब हो जाएगी। ये देखने के बाद फेंग जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि आप ऐसे नहीं मर सकते, अगर आप मर गए तो मैं क्या करूंगा। तभी वो चिल्लाते हुए उसके मास्टर से कहता है कि आप ऐसे नहीं मर सकते, आपने अभी तक मुझे ये भी नहीं बताया कि आखिर आपने अपना खजाना कहाँ पर छुपा के रखा है। लेकिन तभी उसके मास्टर की सोल उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद फेंग काफी डर जाता है। तभी उसके मास्टर की सोल उससे कहती है कि लगता है कि मेरे बॉडी का जो ब्लड लॉस है वो काफी ज्यादा हो चुका है और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। जो वाइल्ड टाइगर हॉल है उन्होंने मुझे एक फाइट के लिए इन्विटेशन दिया था जो कि 3 दिनों बाद होने वाला है। अब जो कि मैं मरने वाला हूँ तो उस फाइट को तुम्हें लड़ना होगा, सब कुछ अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है और मुझे यकीन है कि तुम स्वॉर्ड माउंटेन की जो रेपुटेशन है उसे नीचे नहीं गिराओगे। ये सुनने के बाद फेंग पूरा सदमे में चला जाता है। तभी हमें उसके मास्टर की सोल को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे कर वहां से डिसअपियर हो रही होती है, जिसे देखने के बाद फेंग चिल्लाते हुए उसे कहता है कि अरे बूढ़े आदमी, मास्टर बनने के बाद तुरंत मुझे पीट पीट कर मारा तो नहीं जाएगा ना। लेकिन फेंग के मास्टर उसे कोई भी जवाब न देते हुए उनकी सोल वहां से डिसअपियर हो जाती है। फिर हमें फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपना सामान बांधकर उस सेट को छोड़ने का फैसला कर चुका होता है और जाते हुए कहता है कि आखिर एक सिंगल क्लैन टाइगर हॉल के इतने सारे लोगों के साथ कैसे कॉम्पीट कर सकता है, उनसे कॉम्पीट करने से अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊं। इतना कहने के बाद फेंग जब वहां से जाने वाला होता है तभी उसके सामने सिस्टम का विंडो अपीयर हो जाता है। वहाँ पर सिस्टम का विंडो अपीयर हो जाने के बाद हमारे फेंग का वहाँ पर स्टेटस आ जाता है, वो अभी ट्रूयन रिलम के फर्स्ट लेयर पर होता है। फिर वो सिस्टम हमारे फेंग से कहती है कि अगर तुम अपने डिसाइपल को कोई चीज दे देते हो तो ये सिस्टम तुम्हें उसके बदले में उससे भी काफी अच्छी चीज दे देगा। फिर वो सिस्टम हमारे फेंग से कहती है कि जो मिनिमम रिवॉर्ड होगा वो 2 गुना होगा और जो मैक्सिमम रिवॉर्ड होगा वो 10 गुना होगा, लेकिन तुम अपने डिसाइपल के एक आइटम एक ही महीने में और एक ही दे सकते हो। ये सुनने के बाद फेंग काफी खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है कि जब तक कि मैं डिसाइपल्स को एक्सेप्ट करता रहूंगा तब तक मैं स्ट्रॉन्गर बनता जाऊंगा। चलो सबसे पहले एक डिसाइपल को एक्सेप्ट करके इस सिस्टम का इफेक्ट देखते हैं। इतना कहने के बाद फेंग जब अपने रूम से बाहर निकल कर आता है तब वहाँ पर एक लड़की झाड़ू लगा रही होती है जिसका के नाम जियांग होता है, जिसे देखने के बाद फेंग अपने मन में कहता है कि जब जियांग 10 साल की थी तब उसके पेरेंट्स मारे गए, जिसके वजह से हमारे मास्टर ने उसे विलेज से निकालकर इस माउंटेन पर लेकर आए और मेरे अलावा सिर्फ यही 9 स्वॉर्ड माउंटेन की एक मेंबर है। फिर फेंग जियांग के पास जाकर उसे कहता है कि क्या तुम मुझे मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करोगी। ये सुनने के बाद जियांग काफी हैरान हो जाते हैं और फेंग से कहते हैं कि क्या आप मुझे एक डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं। साथ ही में जियांग अपने मन में कहती है कि यंग मास्टर, आपको मेरे बारे में किसी भी तरह के थॉट्स नहीं है, क्या आपको मास्टर और अप्रेंटिस के बीच में जो फॉरबिडन लॉ होता है उसे पसंद करते हैं। लेकिन एक इमॉर्टल सेट के एक डिसाइपल बनना एक काफी अच्छी चॉइस है। लेकिन तभी बाहर से कोई चिल्लाते हुए हमारे फेंग से कहता है कि फेंग जल्दी से बाहर आ जाओ। ये सुनने के बाद फेंग काफी हैरान हो जाता है। तभी हमें वहाँ पर वाइल्ड टाइगर हॉल के वैंगो और उसके डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, जिन्हें देखने के बाद फेंग काफी डर जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या तुम मेरे डिसाइपल को एक्सेप्ट करने तक रुक नहीं सकते थे। फिर वैंग हमारे फेंग से कहता है कि क्या तुम्हारा मास्टर यहाँ पर नहीं है, अगर तुम्हारा मास्टर यहाँ पर नहीं है तो मैं तुम्हें काफी आसानी से मार सकता हूँ। ये सुनने के बाद फेंग काफी डर जाता है और उसे कहता है कि 1 मिनट रुको। फिर फेंग जियांग से कहता है कि अगर तुम मुझे टीचर के रूप में एक्सेप्ट करती हो तो मैं तुम्हें दिन में 3 बार खाना दूंगा और साथ ही मैं तुम्हें स्वीट पोटैटोज भी दूंगा। ये सुनने के बाद जियांग के मुंह में पानी आने लगता है और वो जल्दी से घुटनों पर बैठते हुए हमारे फेंग के डिसाइपल बनने के लिए राजी हो जाती है। ये सुनने के बाद फेंग काफी खुश हो जाता है और जल्दी से जियांग को ऊपर उठाते हुए उसे एक स्वॉर्ड गिफ्ट में दे देता है। उनके ये सब करता हुआ देखकर
वैंगो और उसके जो डिसाइपल्स है वो काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो हंसते हुए फेंग से कहता है कि क्या तुम्हें अब कोई भी हथियार नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जल्दी ही मरने वाले हो। उनको इस तरह से हंसता हुआ देखकर भी फेंग उन्हें नजरअंदाज करते हुए अपने मन में कहता है कि बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मैं कितना ज्यादा औसम हूँ। जो कि हमारे फेंग ने सबसे पहले डिसाइपल बनाकर उसे एक अच्छी सी तलवार गिफ्ट में दे दी होती है, जिसकी वजह से सिस्टम उसके क्रिटिकल स्ट्राइक को ट्रिगर करते हुए उसे 10,000 गुना रिवॉर्ड दे देती है। जो कि हमारे फेंग ने हमारे जियांग को मिड ग्रेड शार्प वेपन दिया होता है, जिसके वजह से हमारे फेंग को टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन 7 स्टार स्वॉर्ड दी जाती है, जिसे देखने के बाद फेंग काफी खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है कि टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन अब मैं बच सकता हूँ। फिर फेंग उस तलवार को वांग के ऊपर तानते हुए उसे कहता है कि टाइगर हॉल के आदमी लोग सामने आ जाओ और जल्दी से मारे जाओ। ये सुनने के बाद वांग काफी गुस्सा हो जाता है और काफी तेजी के साथ हमारे फेंग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। उसे इस तरह से अपने ऊपर हमला करता देख फेंग काफी खुश हो जाता है और वांग से कहता है कि तुम नहीं जानते कि जीना है या मरना है। इतना कहने के बाद फेंग सिर्फ एक ही अपने तलवार की स्ट्राइक वैंग के ऊपर मार देता है, जिसके वजह से वैंग की जो तलवार है वो भी टूट जाती है, जिसे देखने के बाद वैंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरा हथियार उसकी तलवार को छूते ही चकनाचूर हो गया और शायद वैंग का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। ये देखने के बाद वैंग की जो डिसाइपल्स है वो हमारे फेंग के सामने गिड़गिड़ाते हुए उससे कहते हैं कि हमारी जान को बख्श दीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया, वो सब वैंग का आइडिया था। फिर फेंग उन डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल के गर्दन के ऊपर अपनी तलवार रखते हुए उसे कहता है कि जो मैच की डेट है वो काफी दिनों बाद है, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और टाइगर हॉल का मास्टर कहाँ पर है। फिर वो डिसाइपल कांपते हुए हमारे फेंग से कहता है कि हमारे मास्टर को ये पता चला था कि आपके जो सीनियर जियांग है वो काफी ज्यादा इंजर्ड है और उन्होंने हमसे क्या सच है और क्या झूठ है ये पता लगाने के लिए यहाँ पर भेजा था। ये सुनने के बाद फेंग उसके गर्दन के ऊपर से अपनी तलवार निकालकर अपने मयान में वापस रख देता है और फेंग वहां से जाते हुए उन डिसाइपल से कहता है कि अपने मास्टर को जाकर ये बता दो कि आज रात जो 9 स्वॉर्ड माउंटेन का नया लीडर है वो तुमसे मिलने के लिए वहां पर आएगा। इतना कहने के बाद फेंग उन डिसाइपल्स को वहां से जाने के लिए कह देता है। उनके जाने के बाद फेंग अपने मन में कहता है कि आखिर उन लोगों को कैसे पता चला कि जो ओल्ड मैन है वो काफी ज्यादा इंजर्ड है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके हॉल में से कोई आदमी इसके बीच में मिला हुआ है। अगर मुझे सच्चाई जाननी है तो मुझे सबसे पहले जो टाइगर हॉल है उनके लीडर को हरा कर उससे सब कुछ जानना होगा। और हमारे फेंग की इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद जो जियांग है वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी होती है। फिर फेंग जियांग के पास जाकर उससे कहता है कि तुम्हारा जो कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा कम है, मुझे डर है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर माउंटेन को गार्ड करने के लिए छोड़ दिया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हमारे जो 9 स्वॉर्ड माउंटेन की इनहेरिटेंस टेक्निक है जो कि 100 स्वॉर्ड्स के लिए वो तुम्हें देने वाला हूँ और जैसे ये टेक्निक तुम सीख लोगे वैसे तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। इतना कहने के बाद फेंग उस टेक्निक को उसके माइंड में डालने लगता है, लेकिन फेंग को ये पता होता है कि वो शॉर्ट टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो अपनी 100 दिनों की जो कल्टीवेशन पावर है वो भी जियांग के बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है ताकि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और वो उस टेक्निक को काफी आसानी से कॉम्बिनेट कर पाए। और जैसे ही फेंग अपनी कल्टीवेशन पावर को उसके अंदर ट्रांसफर कर देता है वैसे ही जो जियांग होती है वो ब्रेक थ्रू कर लेती है, जिसे देखने के बाद फेंग भी काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि मास्टर ने मुझे एक बार बताया था जो जियांग की कल्टीवेशन टैलेंट है वो काफी ज्यादा कम है, वो क्यूआई गैदरिंग स्टेज से ऊपर कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगी, लेकिन जब तक मेरे पास सिस्टम है तब तक डिसाइपल की जो क्वालिफिकेशन है वो मैटर नहीं करती। जब तक मेरे पास सिस्टम है तब तक मैं 100 या फिर 1000 डिसाइपल बनाकर ये जो इमोर्टल कल्टीवेशन वर्ल्ड है उसे कॉन्करर करूंगा। फिर फेंग जियांग से कहता है कि तुमने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है जिसके वजह से तुम्हें थोड़ी देर के लिए आराम करना होगा। ये सुनने के बाद जियांग काफी खुश हो जाती है और फेंग से उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करने लगती है और साथ ही में जियांग की जो लॉयल्टी, वर्शिप और जो फेवरेबिलिटी है वो 100 से बढ़ जाती है। ये सुनने के बाद फेंग उससे कहता है कि तुम्हारा जो हार्ट है वो काफी अच्छा है, मैं काफी खुश हूँ। इतना कहने के बाद फेंग अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में आने के बाद फेंग अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि सबसे पहला डिसाइपल बनाने की जो स्ट्रेटेजी है वो कंप्लीट हो चुकी है। इतना कहने के बाद फेंग अपने सिस्टम को ओपन कर लेता है। जैसे सिस्टम ओपन हो जाता है वैसे सिस्टम हमारे फेंग को कहता है कि जो कि आपने अपने डिसाइपल को 100 दिनों के कल्टीवेशन पावर दी है, इसीलिए ये सिस्टम आपको 82 ईयर्स की कल्टीवेशन पावर दे देता है, जिसकी वजह से आपकी कल्टीवेशन रिलम बढ़कर जीडम रिलम तक पहुंच चुकी है। और साथ ही में आपने अपने डिसाइपल को टॉप ग्रेड होंग लेवल की एक्सरसाइज सिखाई है, इसीलिए आपकी 100 टाइम क्रिटिकल स्ट्राइक एक्टिवेट हो जाती है, जिसके वजह से आपको 100 गुना ज्यादा यानी कि टॉप ग्रेड जोन लेवल की एक्सरसाइज दी जाती है।
ये सब देखने के बाद फेंग काफी खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे जेडम रिलम तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। अब मैं 100% श्योर हूँ कि मैं आज मैड टाइगर हॉल में जाकर उनको काफी अच्छी तरह से सबक सिखा सकता हूँ और मुझे मेरे हाथों से इस 9 स्वॉर्ड माउंटेन की जो ग्लोरी है उसे रिस्टोर करना होगा। अब मैं एक बहुत बड़े बैटल में हूँ। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें व्हाइट टाइगर हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फेंग ने छोड़े हुए वही 2 बंदे आकर व्हाइट टाइगर हॉल का जो लीडर है उन्हें वो सब बातें बताने लगते हैं जो कुछ भी वहाँ पर हुआ था। ये सुनने के बाद व्हाइट टाइगर हॉल का जो लीडर है वो कहता है कि वो यंग भी है और उसके अंदर जोश भी है। उसे नहीं पता कि आखिर ये आसमान कितना ज्यादा बड़ा है और वो मुझसे फाइट करना चाहता है। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसके मास्टर जियान तेंजिंग के अलावा मुझे फाइट में कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन तभी वो कुछ देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि सामने की ओर से हमारा फेंग काफी बैडेस्ट एंट्री वहाँ पर ले लेता है। वहाँ पर आने के बाद फेंग अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए कहता है कि 9 स्वॉर्ड माउंटेन का नया हेड यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए आया है। आखिर व्हाइट टाइगर हॉल का हेड कहाँ पर है? हमारे फेंग की कल्टीवेशन लेवल देखने के बाद व्हाइट टाइगर हॉल का जो हेड है वो काफी हैरान हो जाता है। लेकिन तभी व्हाइट टाइगर हॉल के जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे फेंग के ऊपर हमला कर देते हैं और वो सारे व्हाइट टाइगर हॉल के मेंबर्स हमारे फेंग को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखने के बाद फेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि अब क्या चींटियां मुझे रोकेगी? इतना कहने के बाद फेंग सिर्फ अपने ऑरा को रिलीज कर देता है, जिसके वजह से उसके ऊपर जितने भी लोग थे उड़ उड़ कर काफी दूर जाते हैं। तभी फेंग उनमें से एक मेंबर को एक मुक्का मार देता है, जिसके वजह से वो मेंबर उड़ता हुआ जाकर सीधा व्हाइट टाइगर हॉल का जो हेड है उसके पास गिर जाता है। ये सब देखने के बाद व्हाइट टाइगर हॉल का हेड कहता है कि बच्चे आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? उस बूढ़े आदमी जियान तेंजिंग के 9 स्वॉर्ड माउंटेन का जो अप्रेंटिस है यू जेंग फेंग, उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है। वो बस अपने सेक्ट में रहकर अपने मौत का इंतजार कर रहा है और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि तुम यू जेंग फेंग नहीं हो। आखिर तुम कौन हो? ये सुनने के बाद फेंग पूरा सदमे में चला जाता है और अपने मन में कहता है कि इसने जो कमेंट किया है उसे मैं माफ तो नहीं कर सकता। क्या मैं सच में पास्ट में इतना यूजलेस था? फिर फेंग अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए उस हेड से कहता है कि इन सारी बातों को दूर रखो, तुम्हें बस इतना जानना है कि मैं वो हूँ जो कि तुम्हारी जान लेने वाला है। ये सुनने के बाद वो हेड मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? तो फिर ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम में कितनी हिम्मत है। इतना कहने के बाद वो हेड अपने पास रखे हुए टेबल को लात मार देता है, जिसके वजह से वो टेबल काफी तेजी के साथ जाकर हमारे फेंग को लगने वाला होता है। लेकिन हमारा फेंग सिर्फ एक ही मुक्का मार देता है, जिसके वजह से वो टेबल चकनाचूर हो जाता है। लेकिन उस टेबल का एक पार्ट उड़ते हुए सीधा उस हेड की तरफ बढ़ जाता है और उसके गालों को छूकर पीछे वाले दीवार से जाकर टकरा जाता है। उस टेबल के पार्ट के टकराने की वजह से जो दीवार है वो भी टूट जाती है। फेंग की इतनी ज्यादा पावर और इतनी ज्यादा स्पीड देखने के बाद जो हेड है वो काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि वो तो मुझसे भी ज्यादा तेज है। क्या उसका कल्टीवेशन बेस मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है? तभी हमें फेंग को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ आकर उस हेड के ऊपर एक मुक्का मार लेता है। लेकिन वो हेड अपने दोनों बाजुओं को सामने लाते हुए उसके मुक्के से बचने की कोशिश करने लगता है और वो हेड काफी आसानी से फेंग का जो मुक्का है उसे सह लेता है। जोंग के मुक्के को संभालने के बाद वो हेड जोंग से कहता है कि अगर तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल मुझसे भी ज्यादा है लेकिन तुम्हारे जो येलो ग्रेड की टेक्निक है वो मेरे लोअर जोन ग्रेड गोल्डन बेल्ट टेक्निक के सामने नहीं टिक सकती। मेरी इस टेक्निक के अंदर 20 साल की पावर है, क्या तुम इसे तोड़ सकते हो? ये सुनने के बाद फेंग मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। इतना कहने के बाद फेंग अपनी 7 स्टार स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखने के बाद वो लीडर काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो एक हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन है। फिर फेंग उस तलवार को उस लीडर के ऊपर तानते हुए उसे कहता है कि इस तलवार को देखने के बाद तुम्हें पता ही लग गया होगा कि मैं तुम्हें इस तरह से मार सकता हूँ जैसे कि कोई केक की पीस को काट रहा हो। हालांकि अगर तुम मुझे ये बताओगे कि आखिर मेरे मास्टर को किसने चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद वो लीडर मुस्कुराते हुए फेंग से कहता है कि अच्छा तो तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। और बच्चे तुम ये मत सोचना कि तुम अगर टॉप ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन बाहर निकाल लोगे तो तुम मुझे डरा सकते हो। मेरे पीछे जो कोई भी है उन्हें तुम्हारा जैसा G&D स्टेज का आदमी कभी भी ऑफेंड नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद वो लीडर अपने पास एक पिल को निकाल कर खा लेता है, जिसके वजह से वो G&D रिलम के जो 5 छोटे रिलम्स होते हैं उन्हें ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसके वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वो लीडर अपने हाथ
हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए फेंग के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन फेंग भी उस 7 स्टार शॉट को सामने लाते हुए उसके हमले से बच जाता है। ये देखने के बाद वो लीडर काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मेरे इतने पावरफुल हमले के बावजूद वो मरा नहीं। फिर हमें फेंग को दिखाया जाता है जो कि सिस्टम ने दिए हुए टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उस लीडर से कहता है कि जो एलिक्सर तुमने कहा है वो तुम्हारे सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाता है, जो कि मुझे मारने के लिए काफी नहीं है। इतना कहने के बाद फेंग उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस लीडर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो लीडर अपने गोल्डन बेल शील्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके हमले से बचने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हमारे फेंग का हमला इतना पावरफुल होता है कि उसकी गोल्डन बेल शील्ड उसके सामने टिक नहीं पाती और फेंग ने जितनी भी एनर्जी से बनाई हुई तलवारें बनाई होती है वो सीधा आकर उस लीडर को लग जाती है, जिसके वजह से उस लीडर का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। फिर फेंग उसके छाती में से अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए कहता है कि मुझे इसके पास से कोई भी जानकारी नहीं मिली। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस वाइल्ड टाइगर हॉल में 2 डिसाइपल्स आते हैं। उनमें से एक डिसाइपल कहता है कि इनका जो मैक टाइगर हॉल था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन वाइल्ड टाइगर हॉल का जो मास्टर है वो इस एरिया में इनविंसिबल है, आखिर इसे कौन मार सकता है। फिर दूसरा डिसाइपल कहता है कि अगर वो मर जाता है तो एल्डर वैंग ने जो कुछ भी हमें करने के लिए कहा है वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन तभी उनमें से एक डिसाइपल को वहां पर किसने के खांसने की आवाज आ जाती है। ये देखने के बाद वो काफी हैरान हो जाता है और जल्दी से जाकर उस डिसाइपल को ऊपर उठा लेता है और उससे कहता है कि हमें बताओ आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। ये सुनने के बाद वो सामने वाला डिसाइपल जो कि हमारा फेंगे होता है वो नाटक करते हुए उनसे कहता है कि मास्टर को कोई एनिमी चेस कर रहा था, उन दोनों के बीच में काफी तगड़ी लड़ाई हो गई और उसमें मास्टर मारे गए। ये सुनने के बाद वो सामने वाला डिसाइपल हमारे फेंग के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि क्या तुम उस एनिमी को जानते हो। ये सुनने के बाद फेंग उनसे कहता है कि नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। ये सुनने के बाद वो डिसाइपल हमारे फेंग के गर्दन के ऊपर मारते हुए उसे वहीं पर बेहोश कर देता है और वहां से जाने लगते हैं। जाते हुए दूसरा डिसाइपल उस डिसाइपल से कहता है कि जूनियर ब्रदर, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अगर किसी को ये पता चला कि जोआनजिन सेठ के डिसाइपल्स यहाँ पर है तो हेड को एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल होगा। इतना कहने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। उनके वहां से जाने के बाद फेंग भी अपना नाटक बंद कर देता है और कहता है कि क्या जोआनजिन क्लैन, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो ओल्ड मैन की डेथ है वो जोआनजिन सेक्ट के साथ रिलेटेड होगी। जोआनजिन सेक्ट तियांगांग सेक्ट और युंगजियान सेक्ट के बराबर है और कैंगजोन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न रीजन के ओवरलॉर्ड्स की तरह है। यहाँ तक कि युआनिंग जैसे पावर हाउस भी उनके सामने एक चींटी के बराबर है और इतनी बड़ी ताकतों द्वारा निशाना बनाया जाना आसान नहीं है। जब तक कि 9 स्वॉर्ड माउंटेन की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग नहीं होती तब तक मुझे केयरफुल रहना होगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि इस टाइगर हॉल को काफी पावरफुल पार्टी मानी जाती है तो इनके पास कोई ना कोई हिडन ट्रेजर तो होगा ही। इतना कहने के बाद फेंग उस वाइल्ड टाइगर हॉल का जो लीडर है उसे चेक करने लगता है और उसे चेक करते वक्त उनके सीक्रेट तहखाने की चाबी भी मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि आखिर उनका सीक्रेट तहखाना कहाँ पर है। और जब फेंग इधर उधर देखने लगता है तभी उसकी नजर वहाँ पर लगे हुए व्हाइट टाइगर की जो खाल है उसके ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद फेंग अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस खाल के पीछे की जो दीवार है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतना कहने के बाद फेंग अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है और जैसे ही फेंग उसके ऊपर हमला कर देता है वैसे उसके ऊपर की जो लेयर है वो कट जाती है और उसके पीछे से एक दरवाजा निकल आता है जिसके ऊपर वो चाबी लगाने की एक जगह होती है, जिसे देखने के बाद फेंग कहता है कि आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया। फिर फेंग उस दरवाजे को खोलकर उस तहखाने के अंदर जाने लगता है और जाते वक्त तो उसे किसी तरह की आवाज आ जाती है, जिसे सुनने के बाद फेंग कहता है कि क्या यहाँ पर कोई और भी है। इतना कहने के बाद फेंग थोड़ा और आगे चला जाता है जहाँ पर उसे जाने के बाद जेल जैसे बने हुए कुछ कमरे मिल जाते हैं, जिसके अंदर व्हाइट टाइगर हॉल के बंदों ने कुछ लड़कियों को कैद करके रखा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद फेंग काफी गुस्सा हो जाता है और लड़कियां कांपते हुए हमारे फेंग से कहती है कि प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें यहाँ से जाने दीजिए। और उन लड़कियों को इस तरह से कैद करके रखा हुआ देखकर फेंग अपने मन में कहता है कि इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि मेरे मास्टर जिंदा रहते हुए उस व्हाइट टाइगर हॉल को पूरी तरह से तबाह करना चाहते थे। फिर फेंग उन लड़कियों को आजाद करते हुए उनसे कहता है कि तुम लोग डरो मत, मैं यहाँ पर तुम्हें छुड़वाने के लिए आया हूँ। और व्हाइट टाइगर हॉल के जितने भी लोग थे वो सारे लोग मारे गए हैं। ये सुनने के बाद वो लड़कियां काफी खुश हो जाती है और दौड़ते हुए उन जेल में से बाहर आने लगती है और बाहर आते हुए कहती है कि जोआनजिन सेठ के इमोर्टल हमारी जान बचाने
बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनने के बाद फेंग उनसे कहता है कि मैं जुआनजिन सेट का कोई भी मेंबर नहीं हूँ। ये सुनने के बाद वो सारी लड़कियां काफी हैरान हो जाती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर आपका नाम क्या है और आप किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं? ये सुनने के बाद फेंग उसे अपना पूरा नाम और वो 9 स्वॉर्ड माउंटेन से है ये सब कुछ बताता है। और साथ ही में फेंग उनसे कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में प्लीज बाहर किसी को भी ना बताइएगा। ये सुनने के बाद वो लड़कियां फेंग ने जो कुछ भी कहा है उसके लिए राजी हो जाती है। ये सुनने के बाद फेंग उन लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ये सुनते ही वहाँ पर की सारी लड़कियां बाहर जाने लगती है, लेकिन उनमें से एक छोटी सी लड़की वहीं पर रुक जाती है, जिसे देखने के बाद फेंग काफी हैरान हो जाता है और उसके पास जाते हुए उसे कहता है कि लिटिल सिस्टर आखिर तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रही? ये सुनने के बाद वो लड़की फेंग से कहती है कि मेरा कोई भी घर नहीं है। ये सुनने के बाद फेंग उसे कहता है कि तो फिर आखिर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स कहाँ पर है? ये सुनने के बाद वो लड़की फेंग से कहती है कि उन सारे लोगों को व्हाइट टाइगर हॉल के लोगों ने मार दिया। उस लड़की के ये सारी बातें सुनने के बाद फेंग काफी नाराज हो जाता है। फिर वो लड़की हमारे फेंग के कपड़ों को पकड़ते हुए उसे कहती है कि क्या आप मुझे इमोर्टल वे के बारे में सिखा सकते हैं? अगर आप इतने सारे बुरे आदमियों को मार सकते हैं तो आप सच में ग्रेट इमोर्टल होंगे। ये सुनने के बाद फेंग उस लड़की से कहता है कि इमोर्टल आर्ट सीखना इतना भी आसान नहीं है, इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हारा टैलेंट चेक करूंगा। इतना कहने के बाद फेंग उसका टैलेंट चेक करने लगता है, जो कि काफी अच्छा होता है। उसका टैलेंट चेक करने के बाद फेंग उस लड़की से कहता है कि क्या तुम सच में मेरे डिसाइपल बनकर इमोर्टल आर्ट सीखना चाहती हो? ये सुनने के बाद वो लड़की फेंग से कहती है कि हाँ, अगर मैं इमोर्टल आर्ट्स आपसे सीखूंगी तो आप ही की तरह उन बुरे आदमियों को मार पाऊंगी। ये सुनने के बाद फेंग उस लड़की से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें इमोर्टल आर्ट सिखाऊंगा या नहीं। ये सुनने के बाद वो लड़की काफी हैरान हो जाती है। फिर फेंग उस लड़की को कुछ ज्ञान की बातें पेल देता है, जिन्हें सुनने के बाद वो लड़की फेंग से कहती है कि आपने अभी जो कुछ भी कहा उसमें से मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जो कि एक इमोर्टल के वर्ड है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा ही। ये सुनने के बाद फेंग हंसते हुए उसे कहता है कि अच्छी बात है, मैं तुम्हें अब मेरा डिसाइपल बनाऊंगा। इतना कहने के बाद फेंग अपने तलवार का इस्तेमाल करते हुए बाजू के दीवार पर एक जोरदार स्ट्राइक मार देता है, जिसकी वजह से वो दीवार ढह जाती है और उसके अंदर से जो वाइल्ड हल के लोगों ने वहाँ पर ट्रेजर छुपा के रखा होता है वो हमारे फेंग को मिल जाता है। और साथ ही में उस ट्रेजर के अंदर एक लोअर ग्रेड की स्पिरिट स्वॉर्ड होती है, जिसे कि फेंग उस लड़की को गिफ्ट कर देता है। और जैसे ही फेंग उस लड़की को तलवार देता है वैसे ही उसके सामने सिस्टम का विंडो अपीयर हो जाता है। और सिस्टम हमारे फेंग से कहता है कि जो कि होस्ट ने अपने अप्रेंटिस को लोअर ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन दिया है, इसीलिए सिस्टम हमारे होस्ट को 10 गुना स्ट्राइक देते हुए उसे एक हाई क्वालिटी का स्पिरिट वेपन देता है, जो कि एक ड्रैगन स्पिरिट स्वॉर्ड है। उस ड्रैगन स्पिरिट स्वॉर्ड को देखने के बाद फेंग अपने मन में कहता है कि क्या सिर्फ 10 गुना ही रिवॉर्ड? फिर फेंग उस वाइल्ड हॉल से बाहर निकलकर अपने तलवार को बाहर निकाल लेता है और उस लड़की को अपने गोदी में उठाते हुए उस तलवार के ऊपर चढ़कर उड़कर वहां से जाने लगता है। और जाते हुए वो लड़की उड़ने का काफी ज्यादा मजा ले रही होती है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें 9 स्वॉर्ड माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा फेंग आ चुका होता है। वहां पर आने के बाद फेंग जियांग और उस छोटी सी लड़की को कहता है कि तुम लोग इस 9 स्वॉर्ड माउंटेन के 3rd जनरेशन के डिसाइपल्स हो। ये सुनती है वो छोटी सी लड़की अपने सर को काफी जोरदार तरीके से जमीन पर मारते हुए हमारे फेंग को ग्रीट करने लगती है। ये देखने के बाद फेंग उसे ऊपर उठा लेता है, लेकिन सर को इतनी जोरदार तरीके से नीचे पटकने की वजह से उसके सर से खून भी बाहर निकलने लगता है, जिसे देखने के बाद फेंग पूरा सदमे में चला जाता है। उस छोटी सी लड़की को इस तरह से करता हुआ देखकर जियांग काफी गुस्सा हो जाती है और अपने मन में कहती है कि मैं इस छोटी सी लड़की को इतनी लाइमलाइट चुराने नहीं दे सकती। लेकिन वो सब इस छोटी सी लड़की के बारे में बुरा सोच रहे होते, लेकिन तभी जियांग जो स्वीट पोटैटो खा रही होती है वो उसके गर्दन में अटक जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान हालत में आ जाती है। वो खाना गले में अटकने की वजह से वो जोर जोर से खांसने लगती है। ये देखने के बाद फेंग उससे कहता है कि खाओ ना खाओ, पूरा दिन खाती रहती हो। और सुनो, ये मेरी अप्रेंटिस है, तुम्हें इसके सामने एक अच्छा सा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, लेकिन तुम क्या कर रही हो? ये सुनने के बाद जियांग एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना। और साथ ही में वो अपने मन में कहती है कि इन्होंने नया डिसाइपल क्या बना लिया, पुराने डिसाइपल को ये तो भूल ही गए हैं। फिर फेंग उस छोटी सी लड़की से कहता है कि ये तुम्हारी सीनियर सिस्टर है, इसका नाम जियांग है। ये सुनने के बाद वो छोटी सी लड़की भी हमारे जियांग को रिस्पेक्ट दिखाने लगती है। देखने के बाद जियांग काफी हड़बड़ा जाती है। फिर वो अपने मन में उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उसे कहती है कि वो छोटी सी लोमड़ी, बाद में देखो मैं तुम्हारे साथ कैसा ट्रीटमेंट करती हूँ। फिर फेंग जियांग से कहता है कि जल्दी से जाकर मैंने तुम्हें जो शॉर्ट टेक्निक दी है उसे 100 टाइम्स प्रैक्टिस करो। अगर तुमने उस प्रैक्टिस को कंप्लीट नहीं किया तो आज का डिनर तुम्हें नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद जियांग पूरा सदमे में जाते हुए फेंग से कहती है कि मास्टर प्लीज ऐसा मत करिए, अगर आपने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं भूख से ही मर जाऊंगी। लेकिन फेंग काफी गुस्से भरी नजर से उसकी तरफ देखता है, जिसे देखने के बाद जियांग काफी डर जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। और जियांग को जाता हुआ देखकर फेंग अपने मन में कहता है कि अगर सिस्टम की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हम सिर्फ एक ही डिसाइपल को 1 महीने में सिर्फ एक ही टेक्निक सिखा सकते हैं, अगर वैसी रिस्ट्रिक्शन नहीं
होती तो इसको मैं पूरी तरह से निचोड़ लेता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है और डिसाइपल भर्ती करने की जरूरत है। फिर फेंग उस छोटी सी लड़की की तरफ देखता है, फिर उसके सर के ऊपर हाथ लगाते हुए उसे कहता है कि जो कि तुम्हें इमॉर्टेलिटी की कल्टीवेशन करने की काफी ज्यादा डिजायर है, इसीलिए मैं तुम्हें टॉप लेवल जोन टेक्निक को सिखाऊंगा और तुम इसे कितना ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकती हो वो तुम्हारे फेट के ऊपर डिपेंड है। इतना कहने के बाद फेंग उसके माइंड में उस टेक्निक को परफॉर्म करके दिखाता है, जिसे देखने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और फेंग से कहती है कि आखिर मास्टर ये सब क्या था। फिर फेंग उसके सर के ऊपर हाथ रखते हुए उसे कहता है कि अगर तुम्हें एक इमोर्टल कल्टीवेटर बनना है तो तुम्हें तुम्हारे स्पिरिचुअल वेन्स को ओपन करना होगा और इमोर्टल टेक्निक्स को सीखना होगा। लेकिन अगर मैंने तुम्हें इस बार ये सब बताया तो तुम्हें ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए सबसे पहले मैं तुम्हारे जो स्पिरिचुअल चैनल्स है उन्हें ओपन करने में मदद करता हूँ ताकि तुम प्रैक्टिस करते समय इसे और भी ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाओ। इतना कहने के बाद फेंग सबसे पहले उसके जो स्पिरिचुअल चैनल्स है उन्हें ओपन करता है और साथ ही में उसे 100 दिनों की कल्टीवेशन पावर भी दे देता है। फेंग के ऐसा करते ही सिस्टम उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि जो कि आपने अपने डिसाइपल को 100 दिनों की कल्टीवेशन पावर दी है, जो कि हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह से फुलफिल करती है, जिसके वजह से होस्ट को 200 दिनों की कल्टीवेशन दी जाती है। ये सुनने के बाद फेंग पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि क्या सिर्फ 200 दिनों की कल्टीवेशन पावर, ये तो सबसे बड़ा लॉस है। लेकिन तभी हमें उस छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफी अजीब तरह का और बाहर निकलने लगता है, जिसे देखने के बाद सिस्टम कहता है कि हमने एक हिडन फिजिक वाले डिसाइपल को ढूंढा है। जिसे देखने के बाद फेंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये सब क्या है। ये सुनने के बाद सिस्टम हमारे फेंग से कहती है कि आपने अपने डिसाइपल को इनेक्टाइज्ड बॉडी अवेकन करने के लिए 100 दिनों की जो कल्टीवेशन लेवल दी थी उसके वजह से उसने अपने इनेक्टाइज्ड बॉडी को अवेक किया है। ये सुनने के बाद फेंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलने वाला दाविस्ट इनेट बॉडी ये अवेक कर रही है, ये तो सबसे बड़ा खजाना है जो कि मुझे मिला है। और साथ ही में फेंग अपने मन में कहता है कि मैंने उसे उस बॉडी को अवेक करने के लिए मदद की है तो सिस्टम मुझे इसके बदले में कितनी ज्यादा पावरफुल बॉडी देगा। फिर हमें उस सिस्टम को दिखाया जाता है जो कि उस छोटी सी लड़की की जो इनेट बॉडी है उसे पूरी तरह से एक्टिवेट करने में मदद करने लगती है, जिसके वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है जो कि दूर दूर से भी देखी जा सकती थी। और उसी एनर्जी को काफी दूर एक आदमी झरने के नीचे बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है उसे भी दिखाई दे देता है, जिसे देखने के बाद वो आदमी कहता है कि ऐसा हेवन और अर्थ का विजन, क्या ऐसा हो सकता है कि वहां पर कोई स्पेशल ट्रेजर बाहर आ रहा है। फिर हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है जो कि हेवनली मार्शल पवेलियन के एल्डर ब्रदर होते हैं, जिनका के नाम शाओ जिंगे होता है। और उसी एनर्जी को काफी दूर किंग तियान हन नाम का एक आदमी भी नोटिस कर लेता है, जिसे देखने के बाद वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि हेवन और अर्थ का ऐसा विजन, ऐसा लगता है कि वहां पर कोई रेयर ट्रेजर बोर्न होने वाला है। इतना कहने के बाद वो अपने आदमियों को अपने पीछे आने के लिए कह देता है और उस एनर्जी की तरफ बढ़ जाता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें जोआन जिन अनमेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़के और उसका मास्टर खड़े होते हैं। वो लड़के मास्टर से कहती है कि मास्टर ये जो एनर्जी है वो 9 स्वॉर्ड माउंटेन की तरफ से आ रही है, जिसकी तरफ आप देख रहे हैं। ये सुनने के बाद वो मास्टर उस लड़की से कहता है कि जो 9 स्वॉर्ड माउंटेन है वो एक समय पर काफी खुशहाल और अच्छा था, इसीलिए उस बूढ़े आदमी को अपने पीछे कुछ अच्छी चीजें छोड़कर जाना इतना भी नामुमकिन नहीं था। फिर हमें उन दोनों के बारे में बताया जाता है। मास्टर का नाम एल्डर वैंग होता है जो कि नॉनसेंस सोल रिलम पर होता है, और उस डिसाइपल का नाम कैंग क्यूआनो होता है जो कि 5 हेवन अल्केमी रिलम पर होती है। तभी एल्डर वैंग को कोई तलवार के सहारे एक मैसेज भेज देता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि उस विजन को देखने के बाद काफी पावरफुल फोर्सेस 9 स्वॉर्ड माउंटेन की तरफ जा रही है। ये पढ़ने के बाद एल्डर वैंग उस लड़की से कहते हैं कि वहाँ पर जो कुछ भी अपीयर हुआ है वो हमारे जोआन जिन मैन से बिलोंग करता है, इसीलिए तुम्हें जल्दी से वहाँ पर जाकर जो कोई भी चीज वहाँ पर अपीयर हुई है उसे वापस यहाँ पर लेकर आना होगा। ये सुनने के बाद क्यूआन एल्डर वैंग से कहती है कि अगर वहाँ पर ऐसा कोई होगा जो कि हमें उसे नहीं लेने देगा तो। ये सुनने के बाद एल्डर वैंग काफी डरावने अंदाज में कहती है कि अगर वो चीज मुझे नहीं मिली तो वो मैं किसी को भी मिलने नहीं दूंगा, लाशें बिछा दूंगा लाशें। हाँ, मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा सा लेट है, लेकिन आई यूज माई मसल्स टू डोमिनेट इमोर्टल वर्ड्स के जो चैप्टर्स थे वो खत्म हो चुके थे, इसीलिए मुझे नया मांगा ढूंढने में काफी देर लग गई और आखिरकार मुझे यही एक मांगा पसंद आया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ओके बाय।